हेलो गाइस, वेलकम टू शेड और मैं आपका संकल्प सर। गाइस, आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। बिकॉज पिछले 12 सालों के अनुभव से मैं ये कह सकता हूं कि नीट का एग्जामिनेशन, जेई का एग्जामिनेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसका आप सपना देखते हो, उसके लिए आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हो। बट कुछ ऐसे पल भी आते हैं, कुछ ऐसे फेज में आते हैं जब आपको लगता है कि आपसे वो चीज नहीं हो पाएगी। आप बहुत हारा हुआ महसूस करते हो, बहुत डिमोटिवेटेड महसूस करते हो। गाइस, इसी कंटेक्स्ट में शेड ने इन प्रॉब्लम्स को समझा और इसी कंटेक्स्ट में हम एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम आपकी उन बच्चों से, उन लोगों से कांटेक्ट कराएंगे जिन्होंने अपने सपनों की उड़ान को भरा है और अपनी मंजिलों तक जो पहुंचे हैं। गाइस, इसी कंटेक्स्ट में आज हमारे बीच एक बहुत, आप कह सकते हो कि जो भी नीट बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो ब्रांड जैसे हैं। तो गाइस, मैं आज आपसे परिचय कराना चाहूंगा स्वप्निल का। ही इज परसुइंग MBBS फ्रॉम एम्स गोरखपुर। सो वेलकम स्वप्निल, वेलकम टू शेड। हेलो स्वप्निल, हाउ आर यू? फाइन सर। तो गाइस, स्वप्निल ने एक अलग कीर्तिमान रचा। MBBS एम्स जैसे संस्था से करना। गाइस, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सच में वो इस चीज को फील कर पाते होंगे कि आज के इतने कठिन दौर में एम्स जैसा इंस्टीट्यूशन पाना कितना ज्यादा कठिन है। तो चलो, आज हम स्वप्निल से बात करेंगे और आई होप इस जो हमारे छोटा सा कन्वर्सेशन है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गाइस, सबसे पहले स्वप्निल, कैसी चल रही है लाइफ? क्या है, क्या क्या चेंजेस आए 11th-12th के स्वप्निल और अभी के स्वप्निल में? सर पूरा फेज ही चेंज हो गया। जैसे कि आप फिजिक्स में जानते होंगे 180 डिग्री का फेज आता है लाइफ में, वही 180 डिग्री का फेज आ गया जस्ट मेरे लाइफ में भी। जो लोग सामने से पूछते थे रोक करके कि क्या हुआ बेटा इस बार एग्ज़ाम, कितना मार्क्स आया, कैसा गया, और आप बताते हुए भी आपको अच्छा नहीं लगता होगा कि नहीं सर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा अंकल सिलेक्शन नहीं हुआ या आंटी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब वही लोग पूछते हैं सामने से कि बेटा MBBS के बाद क्या आगे की लाइफ कैसी होगी, या हमारे ये रिश्तेदार जाएंगे तो एक बार देख लीजिएगा या उनसे कर लीजिएगा। तो तौर से आएंगे, इस चीज़ में आएंगे, मेडिकल कॉलेज में आएंगे तो आपको ही फील होगा कि पूरी जैसे डिग्निटी होती है, एक चीज़ बहुत डिग्निफाइड पोस्ट है पहली बात तो आपकी पूरी एक डिग्निटी में पूरा चेंज आ जाता है। जो चीज़ बहुत लो लेवल पे था चला जाता है। तो सोसाइटी भी आपको एक अच्छे नज़रिए से देखती है, घर में, सोसाइटी में, हर जगह आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और सबसे अच्छा अपने आप में आप अपने आप को सिंप्लीफाइड फील करते हैं कि यार मेरे अब थोड़ा सा पाथवे जो आगे का है वो क्लियर है। तो बहुत सही बात बोली स्वप्निल ने कि यार सबसे बड़ी बात तो है, क्योंकि इंसान, हम दुनिया में आए अकेले तो हमें इस दुनिया में नहीं रहना। वी नीड टू बी सोशल। और जब सोसाइटी हमें रिस्पेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं हमें हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा मोरल अप होता है और हम सोसाइटी को फिर रिवर्स में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो स्वप्निल, कब सपना देखा था डॉक्टर का? कब सोचा था कि डॉक्टर बनना है? सर सपना तो मेरे पापा का था बहुत बचपन में ही कि स्वप्निल डॉक्टर बनेगा, उसके बाद IAS बनेगा और उसके कैबिन के बाहर लिखा होगा डॉक्टर स्वप्निल यादव। तो तो सर ये मेरा सपना मेरे पापा का था। तो उस सपने को बाद में मैं 10th तक तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मुझे लगा कि यार बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और जैसे कहा जाता है ना 9th-12th ये करियर को बनाने का टाइम होता है। तो मैं 11th सर थोड़ा सा लेट आया लेकिन थोड़ा दुरुस्त आया। 11th में मैं सीरियस हो गया इस चीज़ को लेकर के। और चूँकि बहुत सारे बच्चों को NCERT के बारे में नहीं पता होता है, मुझे पता था क्योंकि मेरे भैया भी इसी बैकग्राउंड से थे। तो मुझे पता था कि NCERT, ICSE बोर्ड होने के बावजूद NCERT जो है साइड में अपना करता था। बायो ना, फिजिक्स नहीं कर पाता, बायो और केमिस्ट्री में NCERT में थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता रहता था। तो इस तरह से मेरा आगे की जर्नी मेरी जो है थोड़ी आसान हो गई। तो आप यही आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी NCERT पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। आगे आप जब भी कंपटीशन देंगे, आप चाहे 11th में हो या 12th में हो, आप जब भी कंपटीशन लाइन में उतरेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। कि मैं इस बुक से यूज टू हूँ, काफ़ी पिछले 2 सालों से पढ़ रहा हूँ, तो इट मेक्स एवरीथिंग ईजी। वेरी नाइस। और यार, एक फादर का सपना पूरा करने से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट तो कुछ नहीं हो सकता है। स्वप्निल, अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे जो इस साल नीट अपियर करने जा रहे हैं, जो 2024 में नीट अपियर करेंगे। मेरा सबसे पहले मैं 3 चीजों के बारे में पूछूंगा। पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा ड्रॉपर्स के बारे में, फिर मैं 12th के बाद 12th वाले बच्चे जो इस साल नीट देने जा रहे हैं, और वो बच्चे जिन्होंने जो इस बार 11 से जिन्होंने नीट का सपना प्लान किया है। ठीक है, तो मेरा पहला सवाल ये है कि
जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं, मैं देखता हूँ ड्रॉपर्स बैच में, शेड के भी ड्रॉपर्स बैच में देखता हूँ, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, बट एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसी लूप है जिसमें वो बार बार फंस जाते हैं, उनको डिमोटिवेटिंग फील होने लगता है, उनके टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, देन वो डिसाइड कर लेते हैं, लग रहा है मुझसे नहीं होगा। और मैं बताऊं हर टॉपर्स बैच में, चाहे मैं कोटा की बात करूं, चाहे मैं अपने शेड की बात करूं, या कहीं भी टॉपर्स की बैच की बात करूं, तो उसमें जो संख्या होती है बैच में बच्चों की, वो धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बीच में ही रेस हारने लगते हैं। तो स्वप्निल, तुम्हारी क्या राय है कि उन बच्चों को कैसे बकअप रहना चाहिए और कैसे मोटिवेटेड होना चाहिए? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ड्रॉपर हैं तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो ड्रॉपर्स का ही होता है। आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो ये डिसाइडर नहीं है कि आपके नीट में भी मार्क्स कम आएंगे। मेरे भी कभी नंबर 515 भी आते थे, कभी 500 भी आते थे टेस्ट में, और कभी 600 प्लस भी आते थे। तो ये डिसाइड नहीं करना जाएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको बस लास्ट तक लगे रहना है। ये नहीं करना है कि मुझे यार एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी नहीं करना है। अगर आपके मन में थोड़ा सा लो फील हो रहा है कि यार मेरा प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं है, सिलेक्शन नहीं होगा, तो अपने आप को रखिए कि नहीं होगा, कैसे नहीं, पढ़ा तो हमने सब कुछ है। हो सकता है यार 720 में 720 नहीं आया, 720 में 700 नहीं आया, सिलेक्शन तो मेरा होगा ही होगा। तो अपने आप को मोटिवेटेड जितना रखेंगे वही आपके लिए अच्छा होगा। ना किसी की वीडियो काम आती है, ना कुछ आता है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और मतलब कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी मैच करने वाली बात, बिल्कुल सही बोला स्वप्निल ने यार, कि आज YouTube पे मोटिवेशनल वीडियो डालोगे तो 1 लाख वीडियोस मिलेंगी जो तुम्हें मोटिवेट पल दो पल के लिए तो कर लेंगी। जैसे मोटिवेट 1 मिनट के लिए हो जाना और मोटिवेटेड रहना, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। और गाइस, तुम्हें मोटिवेटेड रखने के लिए, खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए तुम्हारे कर्म ही बहुत बड़ी चीज है। जितने ज्यादा तुम एफर्ट्स मारोगे उतना ज्यादा तुम सेल्फ मोटिवेशन पाओगे। बिल्कुल स्वप्न ने सही बोला कि यार हताश नहीं होना है, सिर्फ टेस्ट से जज नहीं करना है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। यू कीप ऑन वर्किंग। तुम्हें जब तक एफर्ट्स करते रहना है, जब तक तुम लास्ट डे के नीट के पेपर में वो 2 से 5 वाले शेड्यूल में 4:59 59 सेकेंड्स और 59 माइक्रो पीको सेकेंड जो भी है, वहां तक टाइम ना हो जाए। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, और ये मैं इसलिए स्वप्निल से बुलवा रहा हूँ क्योंकि गाइज देखो, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं बोलूंगा कि नीट क्रैक कर दो, तुम्हें बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाओगे। बट स्वप्निल जो कि जिसने कंपटीशन क्रैक किया है, कितना टफ कंपटीशन क्रैक किया, अगर वो ऐसा कुछ बोलेगा तो डेफिनेटली यू कुड रिलेट। स्वप्निल, अगला मेरा सवाल है उन 12th वाले बच्चों के साथ, क्योंकि बेचारे सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं, क्योंकि जब वो उनका बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहा होता है तो उनके पास सबसे पहला इशू आता है कि जो बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, उसके स्कूल में लैब मैनुअल, प्रोजेक्ट फाइल बनाओ, प्रैक्टिकल की डेट्स, फिर बोर्ड की डेट, फिर नीट भी आ रहा है, तो वो बहुत, भले ही वो 11-12 से अच्छा करके आया है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसबैलेंस हो जाता है। तो आपकी क्या राय है स्वप्निल, कि ऐसे बच्चों को कैसे हम लोगों को टैकल करना चाहिए? पहले तो मैं स्कूल की प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करेंगे वो मैं बताऊंगा। कि देखिए, आप किसी भी स्कूल में हैं, अगर आप सीबीएसई में, आईसीएसई या यूपी बोर्ड में हैं, तो पहली बात तो नीट में परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके इतने परसेंट हैं तभी आप नीट दे सकते हैं। और बोर्ड्स में अच्छा करके किसी को कोई फ्यूचर तो सेट होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको बोर्ड्स में तो अच्छा करना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए कि आपको नीट क्रैक करना है आगे। तो जो स्कूल के प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके अगर 20 मार्क्स से प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, आप नहीं सही से बनाए तब भी आपको 19-18 तो मिल ही जाएंगे। तो 1-2 नंबर मुझे नहीं लगता। और आजकल ऐसा परसेंटेज का क्राइटेरिया हो गया है कि रैंक 0.1% में जो है जज की जा रही है। 99% किसी बच्चे के आने बहुत मतलब नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं आजकल। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा फोकस आप बोर्ड्स पे ना करें, आप ज़्यादा फोकस किस पे करें, नीट पे। और जो अभी नीट पे देने जाने वाले हैं, मतलब 12th के बाद जस्ट अपीयर करेंगे, मैं उनको एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि ये बिल्कुल मेंटेलिटी ख़त्म कर दें कि आपको नीट एक पंचवर्षीय योजना है, 5 साल में सिलेक्शन होगा, इस साल सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले साल होगा। सर, ये मेंटेलिटी तो सबसे पहले ख़त्म करनी है कि अभी तो यार मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ ही किसी का सिलेक्शन होता है। यही मेंटेलिटी खत्म करके कोटा में क्यों अपीयरिंग्स वाले बच्चे या जो फ्रेशर्स होते हैं क्यों टॉप करते हैं? रीज़न ये है कि 9th से उनको माइंड सेट करके भेजा जाता है कि आपको जाकर क्या करना है, नीट क्रैक करना है 12th अपीयर होते ही, इसलिए उनका नीट क्रैक हो जाता है। सब कुछ मेंटेलिटी का ही गेम है। और आपकी मेंटेलिटी जब तक ये रहेगी कि नहीं यार मुझे एक ड्रॉप हो गया, मान लो गोरखपुर में सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरे ड्रॉप में मैं कोटा जाऊँगा, वहाँ सिलेक्शन नहीं होगा, 400 नंबर आ जाएंगे, तीसरे ड्रॉप में फिर मैं कोटा हो सकता रहूँ, या फिर कहीं भी दिल्ली या फिर किसी और जगह शिफ्ट हूँ,
इससे सिलेक्शन नहीं होता। आपको मेंटेलिटी ये बनानी है, एनसीईआरटी यार आप कोटा भी रहकर पढ़ेंगे, आप गोरखपुर भी रहकर पढ़ेंगे, और आप जा करके दिल्ली या फिर कहीं भी वही चीज़ पढ़ेंगे। आना उसी चीज़ से है। आज नीट का ये सिस्टम है कि गांव में रहने वाला बच्चा जो जहाँ पे मतलब बिजली भी नहीं है, उस गांव के बच्चे भी नीट में सिलेक्शन ले रहे हैं। तो कैसे ले रहे हैं? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 3 लाख रुपए दे करके कोटा अफोर्ड करें, लेकिन वो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है क्या कि सिर्फ एनसीईआरटी से आना है, और मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा पूरे साल तो मेरा सिलेक्शन होगा, और एनसीईआरटी नहीं पढ़ूंगा, मैं इधर उधर चीज़ें देखूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत सही बात बोली, और मतलब मैं तो बोलूंगा कि यार बहुत रिलेटेबल बात बोली कि जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सिलेक्शन कोटा से ही होता है, सिलेक्शन दिल्ली से ही होता है, तो गाइज मैं बता दूं कि सिलेक्शन कहीं से भी हो सकता है अगर तुम्हारे अंदर दम है, तो तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है तो। आज पिछले 7 सालों से शेट ने भी बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं नीट में, और गाइज मैं ये बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि आज वो लोग बहुत ऊपर, चाहे वो बीएचयू जैसा कॉलेज है, चाहे वो एम्स जैसा कॉलेज हो, चाहे वो केजी जैसा कॉलेज हो, हर जगह हमारे बच्चे हैं। और मैं एज अ टीचर बहुत प्राउड करता हूँ कि जब मेरा बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में, जिसमें बहुत लोगों को नंबर लगाना पड़ता है, मेरा एक फोन कॉल पे काम हो जाता है, तो यही एसेट्स है। तो गाइज अगर तुम एफर्ट्स करते हो, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं शेट इज जैसा एग्जाम्पल, तुम कहीं से, तुम अपने गाँव में बैठ के एनसीईआरटी को डिकोड कर रहे हो, और तो डेफिनेटली तुम सेलेक्ट होगे। और गाइज वीडियो के एंड में मैं एक बहुत अच्छी न्यूज भी देने वाला हूं जिससे आपको फायदा भी होगा। तो उससे पहले मैं अपना तीसरा सवाल पूछ लेता हूं स्वप्निल से। तो स्वप्निल, तीसरा सवाल है उन 11th वाले बच्चों के लिए जो ये समझ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर। उन्होंने जेई के लिए यहाँ ज्वाइन कर लिया है, बहुत सारी जगह पे जेई नीट की कोचिंग ज्वाइन कर ली है, बट वो एंजॉय कर रहे हैं। उनको चाहे जितना मोटिवेट कर लो, पल दो पल के लिए तो मोटिवेट होते हैं, लेकिन फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। उस पर क्या रहा है स्वप्निल? सर बिल्कुल सर, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। मुझे भी मतलब सोसाइटी ने यही बताया था कि फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर। के बच्चे थे यही बताया था कि अब 10th हो गया, 10th में अच्छे परसेंटेज आ गए, तो यार फर्स्ट ईयर थोड़ा सा रेस्ट कर ले, 12th में फिर पढ़ के फिर से अच्छे ला। तो आपको मैं बताऊं कि जितना आपका पार्टिसिपेशन फर्स्ट ईयर 12th का होता है, उतना ही 11th का होता है किसी भी 12th के बाद कंपटीशन में। और 11th अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपका 12th भी क्लियर नहीं होगा। और 11th के फिर वो बैकलॉग्स जो बन जाते हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं 12th खत्म कर, 2 महीने नीट के पहले होते हैं उसमें मैं कंप्लीट कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप साथ साथ अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करते जाएं, और 11th में भी कम से कम इतना तो नहीं, लेकिन आपके बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर रहेंगे, क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर बेसिक्स क्लियर होंगे, एटलीस्ट बेसिक क्लियर होंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन जो हैं आगे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी के हिसाब से आप क्वेश्चन को टैकल करेंगे। बहुत बहुत उम्दा बात, बहुत अच्छी बात कि क्लास में फर्स्ट ईयर का रेस्ट ईयर मिथ है, दोस्त पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ोगे 11th 12th, अच्छा फ्रेशर्स के सिलेक्शन के क्या चांसेस है? अगर 11th 12th अच्छे से पढ़ा तो सिलेक्शन होते हैं फ्रेशर्स के? बिल्कुल सर, फ्रेशर्स के चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपके सारे चीज़ एकदम रिफ्रेशिंग माइंड के साथ आप देते हैं। 12th में मोटिवेशन अंदर से होता है यार कि, और एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। आप सोचिए अगर नीट फील्ड में आ रहे हैं तो आपको कम से कम अगर सबसे बेस्ट डिग्री लेनी है तो आपके 12 साल जाएंगे। जैसे आप MBBS करते हैं, फिर आप सर्जन MS करेंगे अगर सर्जरी में जाना चाहते हैं तो, या फिर MD करेंगे तो 5 3 8 साल हो गए आपके। और अगर आप MCH करते हैं तो 3 साल और ले लिए, तो इस तरह से मिला जुला के 11-12 साल आपके चले जाते हैं इसमें। तो अगर आप फ्रेशर्स हैं और सिलेक्शन ले लिया आपने, तो आप सोचिए अपनी लाइफ का कितना क्रूशियल जो स्टेज है वो बचा रहे हैं। वो आप, मुझे लगता है 30 के पहले ही आपके सारे सबसे अच्छी डिग्री जो मेडिकल की मानी जाती है MCH, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो आप खुद सोचिए 30 ईयर्स में आप MCH कहलाएंगे और एक आपकी डिग्निटी बहुत अच्छी होगी। सिटी में रेयर MCH पाए जाते हैं और आप 30 ईयर्स के एज में ही MCH कर लेंगे। तो मुझे लगता है फ्रेशर्स के बाद जो है सिलेक्शन लेना सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। सब कुछ एकदम फ्रेश रहता है चीज़ें, आप बोर्ड्स दे के आए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। आप 11th की चीज़ें भी रिकॉल करने के लिए आपके पास 2-3 महीने तो होते ही हैं पूरे। तो आप NCERT को थॉरली करते जाएं पूरे साल, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको 11th 12th में। बोर्ड्स पे फोकस करिए, नो डाउट NCERT से चीज़ें वहाँ भी NCERT से ही चीज़ें आ रही हैं। और अब तो ऐसा हो गया कि SSC CBSE हर बोर्ड का सिलेबस सेम है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ NCERT थॉरली करिए, और जो है आपके जब नीट आए तो आप थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा PYQs कर लें तो सिलेक्शन के चांसेस पूरे बनते हैं आपके। बहुत बहुत बढ़िया। और मैं मतलब शायद मैंने इंजीनियरिंग के बाद इस प्रोफेशन को चुना, तो ये शायद मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है कि 2019-18 में स्वप्निल था, और जब कल मिला मुझे, कल या परसों, तो मैं इसको पहले तो पहचान नहीं पाया। थोड़ा सा बियर्ड और बढ़िया स्मार्ट लुक और क्लीन शेव में था बिल्कुल। तो आप स्मार्ट भी होते हैं,
नीट क्रैक करके, ये भी एक पॉइंट वाली बात है। दूसरी बात गाइस, हम लोग मैं, स्वप्निल, गौरी या जो भी बच्चे नीट में सेलेक्ट, मेरे जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स जो नीट में सेलेक्ट हुए, वी आर प्लानिंग समथिंग बिग फॉर यू, कि तुमको कैसे चीजों को रिलेट कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता है कि इनसे ज्यादा हेल्प आपको कोई नहीं कर सकता एग्जैक्ट रियल टाइम कंपटीशन को जज करने में। तो गाइज वी आर कमिंग अप विद अ वेरी बिग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको एक बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करेगा। और मैं ये आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट पूरे ईस्टर्न यूपी में पहली बार इस तरह से ऑर्गेनाइज लर्निंग सिस्टम सेट क्रिएट करने जा रहा है, जिसमें ऐसे एम्स जैसी प्रोफाइल जैसे वाले लोग आपके गाइडेंस, आपका गाइड बनेंगे, आपके मेंटोर्स बनेंगे और देंगे आपको 360 डिग्री मेंटोरशिप, जिस पे शेड करता है हमेशा भरोसा। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू फॉर गिविंग अस द टाइम एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। सो जल्दी हम लोग मिलेंगे, अब स्वप्निल ही आपसे मिलेंगे डायरेक्ट इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय।